नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। जुलाई का महीना 2022 मंगलवार का दिन, स्थान था हरियाणा का नूह, जिसे मेवात के नाम से भी जानते हैं, और एक डीएसपी जो अपनी ड्यूटी के लिए, अपने फर्ज के लिए तैयार खड़े थे। देख नहीं रहे थे कि हमारे पास बैकअप है, पुलिस है, क्या है, और लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि खनन माफिया के खिलाफ काम किया जाए। निकले, अपनी गाड़ी में तैयार हुए, जाकर उन्हें खबर मिली कहीं से कि एक खनन माफिया पत्थरों को ले जा रहा है या खनन हो रहा है उस क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं अरावली का क्षेत्र। गए, जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो हुआ क्या, उस खनन माफिया की जुर्रत देखिए, उसकी हिम्मत देखिए कि उन जो व्यक्ति थे उस गाड़ी में, डंपर में, ट्रक में, वो डंपर उनकी गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। उनके अंगरक्षक और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन डीएसपी शहीद हो गए। ये कहानी आपको लगता है कि फर्ज के लिए सुना रहा हूं मैं। ये कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है कि एक योग्य पुलिस ऑफिसर कैसे अपनी जान गंवा देता है इन खनन माफियाओं के जरिए। और इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं, अरावली का क्षेत्र आ रहा है, तो आखिर ये मसला क्या है। हाल फिलहाल आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी और ये जाना होगा कि अरावली क्षेत्र में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या कुछ परिभाषा बदल दी, अरावली क्षेत्र किसे कहेंगे। उस विषय पे बहुत सारी वीडियो आई हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये वानगी भर है कि कैसे अवैध खनन हो रहा है और लगातार अरावली रेंज में अपना अवैध खनन होता है। इस विषय पर आज ये मेरी वीडियो है, और ये कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं एक पुलिस वाले की कहानी सुनाऊं, कैसे उसने अपने फ़र्ज को अंजाम देते हुए अपने प्राण गंवा दिए। मैं सुनाना चाहता हूं कि आखिर ये माजरा क्या है, अरावली क्षेत्र है क्या। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई ये जो रेंज है, अरावली की रेंज, इसका क्या मतलब है और क्यों इस पर एक सुप्रीम कोर्ट जब एक परिभाषा देता है तो बवाल मच जाता है, देश में प्रोटेस्ट हो जाते हैं और थक हार कर कोर्ट को अपने पुराने आदेश पर रोक लगानी पड़ती है और फिर से एक विशेषज्ञ कमेटी को बिठाना पड़ता है, या फिर से इस पर नई प्रक्रिया शुरू होती है अपने पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए। तो आखिर ये माजरा क्या है, और सबसे पहले इस विषय को समझेंगे और उसके बाद आखिर इसका परिणाम क्या है, इस जो ये सारी घटना है इसका मतलब क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, अरावली हिल्स के बारे में आपको आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा या कहीं से भी आपको जानकारी मिली जाती है कि अरावली हिल्स भारत की नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। श्रृंखला कहते हैं कि एक पहाड़ होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ों को मिलाकर या बहुत सारे पहाड़ों को मिलाकर जो अगर कोई एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे श्रृंखला कहते हैं। तो अरावली हिल्स पहाड़ों की एक श्रृंखला है, और ये श्रृंखला कह दो तो गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली में आके ख़त्म होती है, और मैं तो ये कहूँगा दिल्ली से शुरू होती है। रायसीना हिल्स जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से शुरू होती है, इसी संसद से शुरू होती है ये, और इसी संसद और संसद मार्ग और रायसीना हिल्स, रायसीना रोड से शुरू होकर ऐसा मान लो और ये जाती है गुजरात तक। तो इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? गुजरात आएगा, हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा और दिल्ली आएगा। 4 राज्यों में ये फैली हुई विस्तार है इसका, क्योंकि 250 करोड़ साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। तो आपको पता ही है कि ये जब हवा चलती है तो उसमें क्षय होता है, और जिसे हम कहते हैं, जैसे जब भूमि का क्षय होता है तो हम मृदा अपरदन कहते हैं उसे, इस पहाड़ों का भी क्षय होता है, घिसते हैं पहाड़, हवा भी घिसती है पहाड़ को तो छोटे हो जाते हैं। तो ये 250 करोड़ साल पुरानी श्रृंखला हवा से, तूफानों से घिस घिस कर और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों से घिस कर, जब बनी होगी तब ऊंची होगी, लेकिन घिस घिस कर कम हो गई है। तो इसका भौगोलिक विस्तार की हम बात करें तो 692 किलोमीटर के लगभग रेंज में ये फैली हुई है। 692 यानी 700 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला है पूरी, और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ये 4 राज्यों में होती है। सबसे ऊंची इसकी जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये
राजस्थान में हैं। अब इस पूरी पर्वत श्रृंखला में ऐसा क्या हो गया, क्या क्या इसकी ज़रूरत है, क्या उपयोगिता है, और आगे बताऊंगा कि क्या क्या घटना हुई। तो इस जो पर्वत श्रृंखला की जो उपयोगिता है वो इस बारे में है कि आपने थार गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा। थार गाड़ी है, ऐसे ही थार राजस्थान है भारत में। तो उस थार राजस्थान को रोकने के लिए एक श्रृंखला, एक दीवार का काम करती है। यानी अगर रेगिस्तान है उसे फैल गया ना, तो हरियाणा और दिल्ली की जो उपजाऊ भूमि है, दिल्ली में तो खैर क्या ही उपजाऊ भूमि है, हरियाणा में और दिल्ली में, तो ये रेगिस्तानी पूरा धूल को फैलाव को रोकती है। ये एक तरह से एक दीवार है, प्राकृतिक दीवार है। तो इस प्राकृतिक दीवार से क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, तो वो धूल को रोक लेते हैं, और दूसरा धूल टकराकर पेड़ से टकराकर, पहाड़ से टकराकर वहीं गिर जाती है, तो धूल से बचाती है, रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है। दूसरा, इस जो पर्वत श्रृंखला की बड़ी बात है कि ये दिल्ली के फेफड़े हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी वनस्पति है, पौधे हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर समझ लो एनसीआर दिल्ली में, तो ये श्रृंखला पर ये पहाड़ ना होते तो शायद ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन तो खैर वातावरण में पेड़ पौधों से भी आती है, कई जगह से आती है कि और सप्लाई तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है, जिससे आपको सांस लेने में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो वातावरण को संतुलित करने में, ऑक्सीजन का अनुपात को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान ये देती है। और दिल्ली के आसपास के हरियाली कहें या वन संपदा की बात कहें, इकोसिस्टम की बात कहें, या कुछ वन्य जीवों की बात कहें, उनका भी संरक्षण के लिए ये जगह प्रदान करती है, क्योंकि इतनी लंबी ये एरिया है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। अगर मैं बात कहूँ कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो साबरमती, लूनी, बनास और साखी, ऐसी नदियाँ भी हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं पानी का भी काम करती है, पानी देने का काम करती है सिंचाई के लिए। दूसरी बात यह है कि जल संरक्षण की जब बात करेंगे, जब पानी बरसात होती है, तो जो पानी अगर ज़्यादा एरिया मिलेगा, ग्रीन एरिया मिलेगा, तो पानी को सोख लेता है वो, और ज़मीन का स्तर, जैसे आजकल तो पंप से बहुत सारा पानी निकाला जा रहा है, तो अगर ये रेंज ना हो, तो ये इतना एरिया ना हो, तो पानी को सोख कर और भूमि जल स्तर को बढ़ाने का काम करने वाला काम भी ख़त्म हो जाए। तो अब हुआ क्या ऐसा कि ये सारी घटनाक्रम हो गया। BR गवई चीफ जस्टिस हमारे थे, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बैठी, और उस बेंच ने एक नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। परिभाषा का मतलब कि अरावली किसे कहेंगे भाई। अभी तक तो ये अरावली क्षेत्र किसे कहेंगे, क्योंकि अगर अरावली क्षेत्र के नाम पर हम डेवलपमेंट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिल एरिया तो प्रोटेक्टेड होगा, बहुत सारे कानूनों के दायरे में आएगा। तो सरकारों को सड़क बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, डेवलपमेंट करना होता है, या उनको कुछ निकालना है, धरती में से निकालना है, तो जो पर्वत क्षेत्र है उसे छेड़ नहीं सकते। तो एक नई परिभाषा बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, नई परिभाषा। और नई परिभाषा किसने बनाई? ये MOEF&CC केंद्र की एक विशेष समिति है। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये कमेटी बनी, और इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ रखे गए, एक्सपर्ट्स रखे गए। और उन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा कि भाई अरावली किसे मानेंगे, तो अरावली उन्होंने कहा कि भाई 100 मीटर होना चाहिए, जो 100 मीटर की ऊंचाई हो हम उसे पहाड़ी मानेंगे। और दो पहाड़ियों के बीच, दो चोटियों के बीच, अगर 100 मीटर से ज़्यादा की चोटी है और दो चोटियों के बीच 500 मीटर के अंदर आनी चाहिए, यानी एक पहाड़ यहाँ पर है और दूसरा पहाड़ यहाँ पर है, तब हम उसे श्रृंखला मानेंगे। अगर 500 मीटर से ज़्यादा होगी तो हम उसे क्यों ही मानेंगे श्रृंखला, ऐसा माना गया। और फिर बाकी जगह पे हम अपना काम कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, और सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। ऐसा करके एक परिभाषा बनाई गई कि भाई रेंज से माने। अब एक पहाड़ यहाँ पर है, एक पहाड़ लगा 5 किलोमीटर के बाद, तो रेंज नहीं मानी जाएगी वो, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ परिभाषा की। और इस परिभाषा के जरिए तो 90%, ये जो मैं 700 किलोमीटर के लगभग एरिया बता रहा हूँ, इसमें से 90% एरिया जो फ्री हो जाता, उसमें कोई भी सरकारें, प्राइवेट वेंडर खनन का कुछ काम कर लेते। तो एक पूरे देश में एक तरह से आंदोलन खड़ा हो गया, लोग खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए और इस चीज़ का विरोध करने लगे। और विरोध करके कहने लगे इससे तो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, वन संपदा है, वो नष्ट हो जाएगी। ये कैसा ऑर्डर दे दिया, 100 मीटर का ऑर्डर क्यों दिया? और 100 मीटर तो समुद्र तल से होना चाहिए, किसी ने कह दिया कि समुद्र तल से 100 मीटर होना चाहिए। तो समुद्र तल से 100 मीटर अगर आप मान लोगे तो 100 मीटर पे तो मैं भी बैठा हूँ यहाँ,
अगर मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ तो 100 मीटर तो मैं भी ऊपर बैठा हूँ, समुद्र तल से तो ऊपर ही बैठा हूँ मैं, तो ये पहाड़ तो नहीं है। तो ये भी बात सही नहीं है कि समुद्र तल से उसकी हाइट कंसीडर की जानी चाहिए थी किसी भी पहाड़ की हाइट तो उसके जो तलहटी है उससे ही, या जो उसके आसपास की सरफेस है उसी से हम ऊंचा पहाड़ मानते हैं कि भाई यहाँ से कितना ऊंचा है। साइंस की भाषा में हम कहते हैं कि समुद्र तल से हिमालय की चोटी की ऊंचाई क्या है, लेकिन मैं जनरली जो बात कर रहा हूँ, जर्नल भाषा में हम यही कहेंगे कि भाई इस पहाड़ की हाइट कितनी है, तो जहाँ से हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ऊपर तक जितना जा रहा है तो ये उसका उभार है या ऊंचाई है। तो अगर 100 मीटर का दिया गया तो इस हिसाब से दिया कि वो उसकी जो बेस है, पहाड़ का बेस है, वहाँ से उसकी चोटी। लेकिन अगर समुद्र तल से होता तो शायद 100 मीटर से ज़्यादा होता, क्योंकि समुद्र तल से तो ऑब्वियस है कि अरावली हिल्स अपने आप में ही 100 मीटर तो वैसे ही हो जाएंगे, उनका बेस ही 100 मीटर हो जाएगा लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी चर्चा बेमानी है कि लोग कह रहे हैं कि भाई समुद्र तल से 100 मीटर कैसे हो जाएगा, सारी पहाड़ियाँ गायब हो जाएंगी, समुद्र तल से होना चाहिए। तो ये तो एक टेक्निकलिटी की बात है, लेकिन मोटी बात ये है कि सरकार ये चाहती है कि इन पहाड़ियों को के अंदर कानूनी तरीके से वो अपना इन पहाड़ियों का दोहन कर सके। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो बचे रहें और कानूनी तरीकों से लाइसेंस देकर नंबर 1 में इन पहाड़ियों का से जो पैसा पैदा किया जा सकता है, जो खनिज निकाले जा सकते हैं, जो पत्थर निकाले जा सकते हैं, उसको सरकार नंबर 1 में करना चाहती है, 1 नंबर बनाना चाहती है। निकल तो रहे हैं अभी, कहानी मैंने स्टार्टिंग में सुनाई, निकल तो रहे हैं अभी, सब कुछ काम हो रहा है। अरावली हिल्स ऐसा नहीं है कि ये फैसला आने के बाद अरावली हिल्स गायब हो जाएंगी और ये फैसला आने से पहले अरावली हिल्स बची हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहानी जो डीएसपी की शहीद हो गए, वो कहानी क्या बताती है कि अरावली हिल्स लगातार गायब होती जा रही हैं। इस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर अब तक आपने सारी स्टोरी समझ ली होगी, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अरावली हिल्स पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको असली कहानी बताता हूँ, असली कहानी हो क्या रही है, सरकार क्या सोच रही है और अरावली हिल्स में हो क्या रहा है। इस पूरी रेंज में बहुमूल्य खनिज हैं, बहुत सारे खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, पत्थर हैं, और वो खनिज पदार्थ और पत्थर से बहुत सारा एक कहते हैं माफिया जुड़ा हुआ है जो उसको लगातार निकाल रहा है। इसमें सबको पैसा बढ़ता है, प्रशासन से लेके सबको, नेताओं को, सबको पैसा जाता है, लेकिन ये अब किताबों में काम नहीं हो रहा है। मतलब ये कानूनी तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है और लगातार होता जा रहा है। और धीरे धीरे ये अरावली हिल्स गायब होती चली जा रही हैं। और आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर अब मौसम बदलने लगा है, धूल भरी आंधियाँ और धूल बढ़ने लगी है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये लगातार क्षय हो रहा है और मानव निर्मित क्षय पिछले 50 से 70 सालों के अंदर ये जो इनका जो दोहन हुआ है गलत तरीके से, उससे इस कगार पे है कि अरावली हिल्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया और ख़त्म होने के कगार पे। इसीलिए कानून बने कि इनको बचाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें बनी। अब इनको बचाने के बाद भी ये लगातार काम होता जा रहा है। तो सरकार कह रही थी हम इसे रोक नहीं पा रहे तो क्यों ना हम इसे नंबर 1 में कर लें। नंबर 1 का मतलब ये अभी तो नंबर 2 में है, तो ये डिसेंट्रलाइज है। ये पैसा शायद वहाँ के लोकल लोग ले लेते होंगे, लोकल माफिया कमा लेता होगा, कुछ मजदूर इससे उनका रोजगार चलता होगा, हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा अरावली हिल्स के जरिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक आदमी जाएगा, कोई डंपर चलाने वाला है, कोई रेत निकालने वाला है, तो ये सब ये गांव के आसपास के लोग जुड़े हुए हैं उससे, और अब ये खुद ही दोहन कर रहे हैं इसका। अब क्या है, अब सरकार सोच रही है ये दोहन कर रहे हैं, हमें टैक्स तो मिलता नहीं ना हमारे, और बड़े बड़े ये लोग तो डरते भी नहीं, ये कहते हैं ये जो खतरनाक लोग हैं जैसे डीएसपी तक पे ये जो डंपर चढ़ा सकता है, तो वो लोग किस मानसिकता वाले होंगे। तो सरकार चाह रही थी कि इसको लीगलाइज करके एक तरह का 100 मीटर का करके ये परिभाषा बना के और फिर हम कानूनी तरीके से इसका दोहन करें। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। तभी ये परिभाषा सरकारी जो केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसकी विशेषज्ञ कमेटी ने बनाई। और किसकी दबाव में बनाई होगी, क्योंकि अभी छोटे छोटे चोर उचक्के खा रहे थे, अब डकैतों का नंबर लगाने की बात आई कि डकैतों ने शायद कुछ दिया हो, इनका कुछ पेट भरा हो, इसलिए इन्होंने कहा ऐसी परिभाषा बनाओ। डकैतों की नज़र आ गई कि भाई इसको तो ये क्या लूट पा रहे हैं, हम इसे लूटेंगे और नंबर 1 में लूटेंगे। तो अब
पहले तो लूट ही रहा है, अरावली हिल्स तो लूट ही रहा है, लेकिन अब इसे नंबर 1 में लूटने की कोशिश में ये जो नियम लाया गया 100 मीटर या 500 मीटर का डिस्टेंस वाला नियम, इससे क्या होता कि 90% तो ये क्षेत्र निकल जाता। उस क्षेत्र में फिर कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी आती, शायद भारत की नामी गिरामी कंपनियां आ जाती और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उनके पास ज़्यादा खनन होगा, लेकिन वो कानून में ये वो जगह जगह पैसा बांटना नहीं चाहते, अफसरों को खिलाना नहीं चाहते। वो कहते हैं भैया एक बार खा लो, लेकिन हमें ये लाइसेंस दे दो। फिर वो और लाइसेंस तरीके से और जल्दी ये करते काम को। अभी ये धीमे धीमे हो रहा है, ये और जल्दी इसका क्षय होता है और मुझे लगता है फिर ये 90% पहाड़ियाँ ख़त्म ही हो जाती। तो मोटी बात ये है, कोई ये नहीं समझ रहा है कि अरावली हिल्स खतरे में, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा है। लगातार लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट भी ऐसा नहीं है, लोगों को क्या ही पड़ी है। दिल्ली वाले लोग इतने हैं कि यमुना के लिए नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, यमुना नदी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। बस इनको तो आदमी इतना सेल्फिश हो गया, प्रोटेस्ट नहीं करता जब तक कि उसके काम पे ना आए बात, उसके घर पे, उसके परिवार पे, उसके काम पे, उसके रोजगार पे नहीं आए, तब तक वो निकलेगा ही नहीं। उसे नहीं मतलब है जलवायु से, उसे नहीं मतलब है। हम लोग हैं ही ऐसे, दिल्ली प्रदूषण से मरते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं अगर गाड़ी बंद हो जाएगी या ऑड इवन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा काम होगा, तो सब लोग सड़क पर आ जाते हैं और फिर सरकार को कोसने लगते हैं। तो हम तो ऐसा ही हैं, सेल्फिश लोग हैं, तो हमें क्या पड़ी है पर्यावरण की। और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें से भी 70 से 80% वो लोग होंगे जो अरावली हिल से भी कमा रहे होंगे। उनका धंधा चल रहा होगा, उनका काम चल रहा होगा, उनका रोजगार चल रहा होगा, उनके ठेके चल रहे होंगे। और 10-5% वो लोग होंगे जो कि पर्यावरण के प्रति गंभीर हैं। और बाकी ये सारा प्रोटेस्ट तैयार हो गया। तो लोग तो सेल्फिश हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो दोहन करने में लगे हुए हैं प्रकृति का। और उनको नहीं पता है कि अगर वो इतना दोहन कर लेंगे, कल को पानी खत्म हो जाएगा। 2 दिन पानी ना आए तो पता चल जाएगा, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। अगर 4 दिन, 2-3 दिन पानी ना आए तो आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। लेकिन लोग इतनी दूर की नहीं सोचते हैं, और उनको सोचने की जरूरत भी क्या है। इतनी दूर की हमारे नेताओं को सोचनी चाहिए, हमारे नीति निर्माताओं को सोचनी चाहिए, हमारे लोगों को दूर की सोचनी चाहिए जो कि टॉप पे बैठे हैं। ये आम लोगों का काम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुन के जिन्हें भेजा है, ये उनका काम है। लेकिन वो तो अपनी जुगत में लगे हुए हैं, जाति धर्म इस सब पे लड़ाने में लगे हुए। उन्हें क्या मतलब पर्यावरण से? उन्हें तो अपने वोट बैंक से मतलब है, उन्हें राजनीति करने से मतलब है। लीडरशिप की देश में नितांत आवश्यकता है, क्योंकि लीडरशिप नहीं होगी, करेज नहीं होगा, पर्यावरण के प्रति प्रेम नहीं होगा और दूरदृष्टि नहीं होगी, तो विनाश के कगार पर बैठे हुए हैं हम लोग। और पूरी दिल्ली विनाश के कगार पे बैठी हुई। अभी आपने ईरान का एग्जाम्पल लिया, तेहरान का, वहाँ की तेहरान को शिफ्ट कर रहे हैं पूरी राजधानी को। क्यों? क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, मुश्किल है। तो दिल्ली भी ऐसी हो जाएगी। कहाँ से पानी लाओगे? गंगा से लाओगे, जमुना से लाओगे, कहाँ से पानी लाओगे भाई? अच्छा पानी ले आओगे तो जो टेम्परेचर होगा लगातार दिल्ली में बढ़ेगा, दिल्ली में पॉल्यूशन रहेगा, दिल्ली के अंदर धूल आएगी। PM 2.5 की बात करते हैं, PM 10 की बात करते हैं, धूल भरी आंधियों की बात करते हैं। दिल्ली का मौसम बदल जाएगा तो कौन लोग रहेंगे? कितना वातानुकूलित कर लोगे, अपनी कोठी वातानुकूलित कर लोगे, लेकिन सड़क पे तो निकल के आओगे, तो दिल्ली में कौन रहेगा? तो क्या पता दिल्ली की आम लोगों को भगाने की साजिश है। भाग ही जाएंगे लोग दिल्ली के अंदर से। लोग अभी भी जो पैसे वाले हैं भाग जाते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो वो 2-2 महीने के लिए विदेश घूमने चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली तो दम घुट जाता है दिल्ली के अंदर। और फिर कहते हैं कि ये किसानों ने पराली जला दी, गाड़ियों से प्रदूषण हो गया, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि हम गंभीर ही नहीं है, हम रूट कॉजेज जानना ही नहीं चाहते, हम पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है। और इस पर राजनीति हो जाती है कि 100 मीटर क्यों कर दिया या 500 मीटर क्यों कर दिया। अरे भाई, जो मैंने स्टार्टिंग में कहानी सुनाई कि ये तो लगातार अरावली को खाए जा रहे हैं। और ये लोकल लोग होंगे, कौन होंगे? ये वहीं के लोग होंगे, वहीं के कुछ राजनीतिक होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, और ब्यूरोक्रेसी से मिलके इन सब की मिली भगत से ये चल रहा है। तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? अगर ये संरक्षित क्षेत्र है तो क्यों नहीं संरक्षित किया जा रहा है? क्यों लगातार अवैध खनन होता है? और अब उस अवैध खनन को और लीगलाइज कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अभी तक तो चोरी चल रही थी, कम से कम चोरी मान तो रहे थे, लेकिन कानून अगर ये आ जाता, कानून बन जाता या ये परिभाषा बन जाती, तो वो जो चोरी थी वो लीगल हो जाती और फिर बड़े बड़े प्लेयर आ जाते। यही है अरावली की असली कहानी। और इसीलिए कहता हूँ, मुद्दे को समझने की जरूरत है, मुद्दे को जानने की जरूरत है, मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और मुद्दा क्यों है? मुद्दे पे राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे आ जाएंगे कि बीजेपी कर रही है, कि कांग्रेस कर रही है,
लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके राज्य में, सबकी सरकारों में ये सब खनन माफिया ऐसे ही काम करता जा रहा है और कोई संरक्षण नहीं है। बस ये हो रहा है कि पहले नंबर 2 में हो रहा था, अब ये नंबर 1 में हो जाता, जिसे रोक दिया गया। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।